ओडिशा में बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन तय हो गया है, ये जानकारी मिल रही है। बीजेपी बीजेडी लोकसभा और विधानसभा चुनाव साथ में लड़ेंगे। सूत्रों के हवाले से बड़ी और अहम खबर। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में तय हो जाएगी रूपरेखा कि किस तरह से होगा गठबंधन। एक हफ्ते पहले बीजेपी और बीजेडी के बीच हो चुकी है बातचीत। आज बीजेपी की कोर कमेटी में आखिरी रणनीति भी बन जाएगी कि किस तरह से बीजेपी और बीजेडी के बीच एक गठबंधन होने वाला है। ओडिशा में ये अहम गठबंधन हो रहा है बीजेपी और बीजेडी के बीच। बीजू जनता दल और बीजेपी के बीच लोकसभा और विधानसभा के लिए ये गठबंधन होगा। इससे पहले बीजेडी की तरफ से अश्विनी वैष्णव को राज्यसभा भेजने के लिए समर्थन दिया गया था। तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या साथ आ सकते हैं, और अब सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि बीजेपी और बीजेडी के बीच गठबंधन तय हो गया है लगभग। आज जो बीजेपी कोर ग्रुप की बैठक होगी उसमें आखिरी रणनीति भी बना ली जाएगी, रूपरेखा तय कर ली जाएगी कि किस तरह से गठबंधन आगे बढ़ेगा। विधानसभा और लोकसभा के लिए दोनों पार्टियों के बीच हो रहा है ये गठबंधन। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक में तय हो जाएगी रूपरेखा। आज बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक है जिसमें तमाम जो गठबंधन के दल हैं उनके साथ किस तरह से सीट शेयरिंग फॉर्मूला तय होगा उस पर चर्चा होनी है। इसी बैठक में बीजेडी के साथ किस तरह से लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ा जाएगा और किस तरह का गठबंधन हो सकता है, क्या सीटें एक दूसरे को दी जानी है, वो रूपरेखा भी तय कर ली जाएगी। जेपी नड्डा अध्यक्षता करने वाले हैं बीजेपी की इस कोर कमेटी की बैठक की। बीजेपी की कोर कमेटी की बैठक में अगली सूची पर मंथन होना है जो लोकसभा चुनाव के लिए सामने आनी है। लेकिन एक हफ्ते पहले ही बीजेपी और बीजू जनता दल के बीच गठबंधन की रूपरेखा तय कर ली गई थी, ये जानकारी मिल रही है। विधानसभा और लोकसभा दोनों चुनाव साथ में लड़ेंगे, ये अपने आप में बड़ी खबर है। गठबंधन का औपचारिक ऐलान जल्द हो सकता है, ये जानकारी भी मिल रही है सूत्रों के हवाले से। बीजेपी और बीजेडी के बीच लोकसभा चुनाव को लेकर गठबंधन होगा, लेकिन साथ ही जानकारी ये भी कि विधानसभा चुनाव भी साथ में लड़ सकते हैं। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ अमोद राय जुड़ गए हैं। अमोद, ये अपने आप में बड़ी खबर है कि लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए गठबंधन होने जा रहा है बीजेपी और बीजेडी के बीच। तो किस तरह की रूपरेखा तय की गई है, क्या कोई और जानकारी इससे जुड़ी हुई मिल रही है? देखिए, इसकी रूपरेखा क्या होगी इस पर आज फाइनल मुहर लगेगा और इसकी आधिकारिक घोषणा अगले 2 दिन में कर दी जाएगी, ऐसा बीजेपी के सूत्र बता रहे हैं। लेकिन ये जरूर है कि बीजेपी और बीजेडी दोनों ही इस बार उड़ीसा में एक साथ चुनाव लड़ें या फ्रेंडली फाइट करें, ये एक तरह से अभी चर्चा का विषय है। क्योंकि बीजेपी का ऐसा मानना है कि उड़ीसा में इस बार ऐसा माहौल है कि वहाँ लोकसभा की 21 सीटें हैं और बीजेपी और बीजेडी अगर अंडरस्टैंडिंग करके चुनाव लड़ते हैं तो 21 की 21 सीटें वहाँ से निकाली जा सकती है, जीती जा सकती है। जबकि बीजेपी वहाँ 13 से 14 सीटों पर बहुत मजबूत है इस वक्त जो स्थिति है वहाँ की। तो इसके पहले 2-3 दिन पहले दिल्ली में एक महत्वपूर्ण बैठक इसके लिए हो चुकी है और इसकी घोषणा महज अब औपचारिकता बाकी है। बताया जा रहा है कि आज कोर कमेटी की जो बैठक है बीजेपी की, इसमें गृह मंत्री अमित शाह और जब बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा दोनों रहेंगे और उड़ीसा के कोर टीम भी उसमें मौजूद होगी, तो उसमें इसकी रूपरेखा पे चर्चा हो जाएगी और उसके बाद कल परसों में कभी भी इसकी घोषणा की जा सकती है। सुमेरा जी, बहुत शुक्रिया अमोद इस तमाम जानकारी के लिए। और खबरों में आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के पूर्व सांसद धनंजय सिंह को सजा सुनाई गई है। अपहरण रंगदारी केस में 7 साल की सजा सुनाई गई है उन्हें। एमपी एमएलए कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी लगाया है धनंजय सिंह पर। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण केस में धनंजय सिंह को यह सजा हुई। तो धनंजय सिंह को सजा का ऐलान हुआ है और एमपी एमएलए कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी उनके ऊपर ठोका है। दरअसल ये पुराना मामला है। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर की किडनैपिंग का ये पूरा केस है जिसमें धनंजय सिंह दोषी पाए गए हैं और उन्हें सजा सुनाई गई है। अपहरण और रंगदारी के इस केस में धनंजय सिंह को 7 साल की जेल की सजा सुनाई है अदालत ने। एमपी एमएलए कोर्ट ने 50,000 का जुर्माना भी उनके ऊपर ठोका है। यह पूरा का पूरा मामला जब धनंजय सिंह ने प्रोजेक्ट मैनेजर से गाली गलौज करते हुए उसके ऊपर पिस्टल तान दी थी। नमामि गंगे के प्रोजेक्ट मैनेजर के अपहरण केस में अब उन्हें सजा हुई है। पंकज झा हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हमारे रोविंग एडिटर। पंकज, ये पूरा मामला था क्या, जरा बताएं।
देखिए, ये पूरी घटना जो है ये 10 मई 2020 की है और जौनपुर की घटना है। लाइन बाजार थाना इलाका है, वहां पड़ता है। नमामि गंगे प्रोजेक्ट के जो इंजीनियर है अभिनव सिंघल, वो ये धनंजय सिंह और उनके लोग जो है वो ठेकेदारी का काम करते थे और उसमें नमामि प्रोजेक्ट में इनके लोग शामिल थे। उसी में पेमेंट को लेकर कुछ मामला था जिसमें उनके लोगों ने इनको उठा करके मतलब अपहरण करके, जो आरोप है तो आरोप पर सजा भी हो गई है, धनंजय सिंह के घर ले गए और वहीं उनको धमकी वगैरह दी गई, पिस्टल जो निकालने की बात की जा रही, जैसा उन्होंने अपने मुकदमे में दर्ज कराया था। कल जो है इसमें कोर्ट ने उनको दोषी माना और सबसे दिलचस्प बात यह है कि सारे गवाह इस मामले में पलट गए थे जो धनंजय सिंह के खिलाफ बताए जा रहे थे। इवन अभिनव सिंघल ने भी एक बार अपने बयान से पलटे थे, लेकिन एमपी एमएलए कोर्ट ने माना कि अभिनव सिंघल ने जो बात कही है उनकी बयान को, और जो उस वक्त साक्ष्य मौजूद थे और सीसीटीवी के फुटेज जो नजर आया था जिसमें दिख रहा था कि उसको धनंजय सिंह के लोग पकड़कर धनंजय सिंह के घर ले गए थे अभिनव सिंघल को, उस बात को सही मानते हुए 7 साल की सजा सुनाई है। और ये सियासी तौर पर इसे देखें तो धनंजय सिंह जिन्होंने सोशल मीडिया पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया था जौनपुर लोकसभा से, वो हालांकि तकनीकी रूप से अभी जेडीयू के राष्ट्रीय महासचिव थे लेकिन तमाम पार्टियों के संपर्क में थे, चुनाव लड़ने की बात कर रहे थे, उनके लिए एक तरीके से अब रास्ते बंद होते दिख रहे हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया पंकज आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। और इधर शाहजहां शेख को हिरासत में लेने पहुंची है सीबीआई। कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंची है सीबीआई की टीम और 1 घंटे से ज्यादा वक्त से मुख्यालय में सीबीआई टीम मौजूद है। हाईकोर्ट ने 4:30 बजे तक का वक्त दिया था, लेकिन अभी तक जानकारी ये मिल रही है, जो घटनाक्रम सामने आया है वो ये कि कोलकाता पुलिस मुख्यालय पहुंची हुई है सीबीआई। ये पूरा सिलसिला कल से चल रहा है। सीबीआई की टीम लगातार कोशिश कर रही है कि किसी तरह से मिल जाए कस्टडी शाहजहां शेख की, लेकिन एक बार फिर से कोलकाता में ये घटनाक्रम आपको बता दें, शाहजहां शेख को हिरासत में लेने पहुंची सीबीआई की टीम। कल भी पहुंची थी, कल भी नहीं हो पाया था उनको हिरासत में लेना मुमकिन। कोलकाता पुलिस मुख्यालय में सीबीआई की टीम इस वक्त मौजूद है और ये कहा जा रहा है कि 1 घंटे से ज्यादा का वक्त हो गया है, यानी कि कह सकते हैं कि 4 बजे के आसपास सीबीआई की टीम वहां पहुंची थी और हाईकोर्ट ने 4:30 बजे तक का वक्त दिया था। अब आप ये समझिए कि ये मियाद लगभग 40 मिनट के करीब हो गया है, ज़्यादा वक्त हो गया है, लेकिन अभी तक नाकामयाब सीबीआई नजर आ रही है शाहजहां शेख को हिरासत में लेने के लिए। लेकिन अभी कोशिशें सीबीआई की है कि किसी भी तरह से हिरासत लिया जाए। हमारे साथ हमारे सहयोगी रवि दत्ता जुड़ रहे हैं। रवि, क्या जानकारी मिल रही है? 40 मिनट से ज्यादा वक्त हो गया है, 4:30 बजे का वक्त हाईकोर्ट ने दिया था, अभी वहां पर क्या चल रहा है? देखिए, यहाँ पे जो हो रहा है वो है लॉ का जो टेक्निकल टर्म्स है उसमें मशक्कत चल रही है। इसका कारण यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट वो जो ऑर्डर है उसका सीआईडी जो ऑर्डर है वो ऑर्डर का कॉपी मांग रहे हैं। तो आज भी हो सकता है शायद कल जैसा हुआ था कि रवि, आपकी आवाज साफ नहीं आ रही है, एक बार फिर से आप अपनी बात को बताइए। इस बीच हम आपको अपने व्यूअर्स को एक बार फिर से पूरी खबर बता देते हैं। शाहजहां के खिलाफ लगातार जिस तरह के मामले सामने आए, उसके बाद सेंट्रल फोर्सेस काफी ज्यादा एक्टिव हुई, सीबीआई की टीम पहुंची हुई है कोलकाता। करीब 1 घंटे से पुलिस मुख्यालय में सीबीआई की टीम मौजूद है। एक बार फिर से रविशंकर दत्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रविशंकर दत्ता, क्या मुमकिन है कि आज भी सीबीआई हिरासत में ले पाएगी या नहीं, या फिर कल जैसा ही सिलसिला जारी रहने की उम्मीद ज्यादा है? इसमें सीबीआई और लड़ाई ऑर्डर। रवि, आपकी आवाज बहुत साफ नहीं आ रही है, लेकिन अभी जो घटनाक्रम है वो ये कि हाईकोर्ट ने 4:30 बजे तक का वक्त दिया था और अभी भी जो सीबीआई की टीम है वो पुलिस मुख्यालय में मौजूद है और इंतजार है कि किसी भी वक्त क्या सीबीआई गिरफ्तार हिरासत में ले पाती है या नहीं ले पाती है, इस पर संशय बरकरार है। रवि, शुक्रिया जानकारी के लिए। अभी तक सीबीआई की गिरफ्त में नहीं आया है शाहजहां शेख, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से आज संदेश खाली की 5 महिलाओं ने मुलाकात की। महिलाओं ने कहा कि पीएम ने हमारी बात सुनी और कहा कि अब डरने की जरूरत नहीं है। आश्वासन दिया है हमें, हम 500 से बात किया है, आश्वासन दिया है। हमारे साथ जो भी हुआ है सारे डिटेल्स में उन्होंने सुना है ध्यान से। उसके बाद बोला है चलो मैं करूँगा, कुछ करूँगा आप लोगों के लिए। अभी जो आपने मिला उनका जो एटीट्यूड देखा, उनके जो बात सुना, आपको खुश है, सुकून मिला? हाँ, हम लोगों को तो सुकून मिला है, उनसे मिलकर हमें बहुत सुकून मिला है। उनके आशीर्वाद भी लिया हम लोगों ने, पैर छू के उनके आशीर्वाद भी लिया है, हमें बड़ा सुकून मिला है।
जो सनसनी का जो घटना आप लोगों को दुख बैठ गया था, आप लोग डर रहे थे, अभी हाँ, हमने बोला है सर, हमें डर लग रहा है। बोल रहा है अब डरने की कोई बात नहीं है, मेरे पास आए हो, कोई डरने की बात नहीं है। মন্ত্রীকে শতকোটি প্রণাম এবং ধন্যবাদ জানিয়ে আমরা ওনাকে বললাম যে আমাদের যে নারী নির্যাতন, জমি লুট, জব কার্ডের টাকা, ঘরের লুট, মানে প্রত্যেকটা মানুষের ওপর যে অত্যাচারটা হয়েছে সবকিছু ওনাকে আমরা খুলে বলেছি। যে আমাদেরকে রাতের বেলা ডেকে নিয়ে যেত, প্রত্যেকটা মানুষকে না গেলে যে অত্যাচার করতো সেগুলো সবই বলেছি। বলতে উনি বলেছে ঠিক আছে দেখছি, আমি তো ওরা তো ধরা পড়েছে, ওদের জন্য কঠোর ব্যবস্থা করবো এবং তোমরা সেই নারী শক্তি জেগে থাকো, তোমাদের পাশে আমরা সর্বত্র আছি, কোনো কিছু অসুবিধা হবে না। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने आज संदेश खाली की महिलाओं से मुलाकात की, उनका दुख दर्द जाना। दिन भर इस मुद्दे पर सियासी संग्राम भी मचा रहा, जिसके बाद ममता बनर्जी ने एक वीडियो जारी कर हल्ला बोलने का ऐलान कर दिया। लड़बो, আমরা খেলবো, আমরা পড়বো, আমরা জিতবো। पीएम मोदी के पश्चिम बंगाल दौरान के फौरन बाद ममता बनर्जी ने लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बड़ी चुनावी तैयारी की हुंकार भर दी है। अपने एक संदेश में उन्होंने कहा कि वो केंद्र के खिलाफ 10 मार्च को बड़ी रैली का ऐलान कर रही हैं। उन्होंने कहा कि बंगाल के धैर्य और शिष्टाचार को उनकी कमजोरी न समझा जाए। रविवार को ममता बनर्जी ने ब्रिगेड ग्राउंड में बड़ी सभा बुलाई है। देश को बचाना है तो बांग्ला पहले भी आजादी का लड़ाई में सबसे ज्यादा लड़ाई किए थे, जागरण में भी लड़ाई किए थे, देश को जागृत किया था। ये बांग्ला के बचाने के लिए जो वंचित कर रहा है, जो गरीब के ऊपर अत्याचार कर रहा है, जो पार्टी जो शोषित कर रहा है, जो वंचित कर रहा है, जो लूट कर रहा है जनता को, जनता का पॉकेट लूट कर रहा है, पॉकेट काट रहा है, और खाली विज्ञापन देके, भाषण देके, बड़ा बड़ा भाषण करते हैं चुनाव के टाइम में, आज चुनाव के बाद इसको शक्ल भी नहीं दिखा देता है। इसी के लिए आप लोग विनती करने चाहेंगे, आप मेहरबानी करके आइए और वादा लीजिए कि हम जिंदगी देने के लिए तैयार है, लेकिन हम एनआरसी करने नहीं देंगे। जहां एक तरफ इस पूरे मामले पर ममता बनर्जी ने वीडियो जारी करके संदेश दिया, वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने बारासात में जनसभा को संबोधित करते हुए टीएमसी पर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े किए। टीएमसी सरकार बंगाल की महिलाओं के गुनहगार को बचाने के लिए पूरी शक्ति लगा रही है, लेकिन पहले हाई कोर्ट और फिर सुप्रीम कोर्ट से भी राज्य सरकार को झटका लगा है। गरीब, दलित, वंचित, आदिवासी परिवार की बहनों बेटियों के साथ टीएमसी के नेता जगह जगह अत्याचार कर रहे हैं, लेकिन टीएमसी सरकार को अपने अत्याचारी नेता पर भरोसा है, बांग्ला बहन बेटियों पर भरोसा नहीं है। बारासात की रैली में पीएम मोदी ने बंगाल की महिलाओं को सुरक्षा की गारंटी दी। खाली ने दिखाया है कि पश्चिम बंगाल की बहन बेटियों की बुलंद आवाज सिर्फ और सिर्फ भाजपा ही है। साथियों, तुष्टीकरण और तोलाबाजों के दबाव में काम करने वाली टीएमसी सरकार कभी भी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे सकती। वहीं दूसरी तरफ भाजपा की केंद्र सरकार है, जिसने बलात्कार, रेप जैसे संगीन अपराध के लिए फांसी की सजा तक की व्यवस्था की है। और पीएम मोदी ने बारासात में जनसभा को संबोधित करते हुए परिवार को लेकर वो भावुक भी नजर आए। उन्होंने कहा कि केंद्र में एनडीए की सरकार की वापसी देख अब इंडिया गठबंधन के सारे नेता बौखला गए, लेकिन पूरा देश उसी तरह उनके साथ खड़ा है जैसे उनके शुरुआती दिनों में था।
जेब में एक पैसा नहीं होता था, न भाषा जानता था, कंधे पर एक झोला लटकता था और मैं देखता था कोई न कोई परिवार, कोई न माँ बाप, कोई बहन, पता नहीं क्या कारण, वो मुझे पूछ लेते थे कि भाई बेटे कुछ खाना वाना खाए हो कि नहीं खाए हो। और मैं आज देशवासियों को बता रहा हूं, सालों तक मैं परिवार रहा, कंधे पर झोला लेके घूमता रहा हूं, जेब में एक पैसा नहीं रहा, लेकिन मैं एक दिन भी भूखा नहीं रहा। और इसलिए मैं कहता हूं, यही मेरा परिवार। लोकसभा चुनाव से पहले ममता सरकार ने महिलाओं को लेकर बड़ी घोषणा की है। अप्रैल महीने से आशा कार्यकर्ताओं को 750 रुपए प्रति महीने दिया जाएगा। संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल में महिला उत्पीड़न के आरोप में घिरी ममता सरकार ने बड़ी घोषणा की है। सीएम ममता बनर्जी ने अप्रैल से आंगनवाड़ी वर्कर और आंगनवाड़ी सहायिकाओं के वेतन में 750 रुपए की बढ़ोतरी का ऐलान किया है। इसके साथ ही आईसीडीएस हेल्प के भी वेतन में 500 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। ওদের জন্য 750 টাকা করে এপ্রিল মাস থেকে বাড়ানো হলো। দুই হচ্ছে যারা অঙ্গনওয়াড়ি ওয়ার্কার আছে তারাও 8250 টাকার মতো পায় এরকম, তো ওদেরও 750 টাকা করে বাড়ানো হলো এপ্রিল মাস থেকে। আর যারা আইসিডিএস হেল্পার আছে তারাও 6000 সামথিং পায় এবং তাদেরটাও 500 টাকা করে 1 এপ্রিল থেকে বাড়ানো হলো। তাদের জীবন শুভ হোক, ভালো হোক, আরো ভালো করে কাজ করুন। बीजेपी नेता दिलीप घोष ने कहा कि ममता बनर्जी वोट पाने के लिए चुनाव से ठीक पहले रिश्वत देती हैं। 2 महीने बाद वो कहेंगी कि हमारे पास पैसा नहीं है, इसलिए ये योजना बंद करनी पड़ रही है। पश्चिम बंगाल की जनता ममता बनर्जी से छुटकारा पाना चाहती है। बिहार के बेतिया में पीएम मोदी का परिवारवाद पर निशाना। पीएम ने कहा, जंगल राज लाने वालों को अपने परिवार की चिंता है। बिहार में जंगल राज लाने वाला परिवार युवाओं का गुनाहगार है। एनडीए सरकार बिहार को जंगल राज से बचाकर लाई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बेतिया में ये बड़ा हमला, जिसमें उन्होंने कहा कि कैसे बिहार को जंगल राज से बचाया है बीजेपी ने और एनडीए सरकार ने। जंगल राज लाने वाले लोगों ने सिर्फ और सिर्फ अपने परिवार की चिंता की, बिहार के लाखों बच्चों का भविष्य दांव पर लगा दिया। बिहार के मेरे नौजवान साथी दूसरे राज्यों के दूसरे शहरों में रोजी रोटी के लिए जाते रहे और यहां एक ही परिवार फलता फूलता रहा। किस तरह एक एक नौकरी के बदले जमीनों पर कब्जा किया गया। क्या कोई भी व्यक्ति सामान्य मानवी को इस प्रकार से लूटने वालों को माफ कर सकता है क्या? माफ कर सकता है क्या? क्या ऐसे लोगों को माफ कर सकते हैं क्या? और कांग्रेस सूत्रों से इस वक्त की एक बड़ी खबर आ रही है। राहुल गांधी अमेठी से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। सोर्सेस के हवाले से यह बड़ी खबर सामने आ रही है। राहुल गांधी वायनाड से भी हो सकते हैं उम्मीदवार, यानी अमेठी और वायनाड दोनों ही लोकसभा सीटों से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। यह खबर सामने आ रही है। कांग्रेस ने फिलहाल राहुल गांधी के नाम का ऐलान नहीं किया है। राहुल गांधी को लेकर अमेठी जिला कांग्रेस अध्यक्ष ने यह दावा किया है कि वो अमेठी से चुनाव लड़ सकते हैं।
कांग्रेस की तरफ से राहुल गांधी एक बार फिर से अमेठी का रण संभाल सकते हैं। हालांकि कांग्रेस की तरफ से फिलहाल उम्मीदवारी का ऐलान नहीं किया गया, लेकिन माना जा रहा है कि राहुल गांधी केरल के वायनाड के साथ साथ एक बार फिर से अमेठी में अपनी किस्मत आजमा सकते हैं। यूपी में समाजवादी पार्टी के साथ हुए गठबंधन में कांग्रेस को 17 सीटें मिली हैं। इनमें से कांग्रेस की परंपरागत अमेठी और रायबरेली सीट भी शामिल है। अगर राहुल गांधी एक बार फिर अमेठी से चुनाव लड़ते हैं तो ये तीसरी बार होगा जब बीजेपी की स्मृति ईरानी और राहुल गांधी के बीच मुकाबला देखने को मिलेगा। राहुल और स्मृति ईरानी के बीच अमेठी में पहला मुकाबला 2014 में देखने को मिला था। 2014 में राहुल गांधी इस सीट से लगातार तीसरी बार सांसद चुने गए। 2014 में राहुल और स्मृति के बीच जीत का अंतर 1,07,000 वोट का था। 2019 में राहुल को स्मृति ईरानी से हार का सामना करना पड़ा। 54,731 मतों के अंतर से स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। अमेठी लोकसभा सीट गांधी परिवार की परंपरागत सीटों में से एक है। यहाँ से राजीव गांधी और सोनिया गांधी भी सांसद रह चुके हैं। मध्य प्रदेश के बदनावर में राहुल गांधी की न्याय यात्रा में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन ने शिरकत की और कांग्रेस अध्यक्ष ने क्या कहा, आइए आपको सुनवाते हैं। जब आप उठते हैं तो दोनों हाथ अपने देख लेना, ऐसा हमारे टीचर बोलते थे। अब क्या है, उठते ही आप टीवी ऐसा ऑन करो, मोदी आ गए, मोदी की फोटो आ गई तो उस घर को दरिद्री लग गई। तो वो विकास चाहते नहीं, गरीबों की भलाई नहीं चाहते, हमारे बच्चों की पढ़ाई नहीं चाहते, क्योंकि उनको अगर पढ़ लिख के गरीब बच्चे अगर आगे आए तो उनको मुश्किल है। इसीलिए वो हमेशा हमारे गरीबों के खिलाफ भी अपना डंडा उठाते हैं। कांग्रेस के सूत्रों से एक और बड़ी खबर मिल रही है। रायबरेली से लड़ सकती हैं प्रियंका गांधी, लोकसभा चुनाव में उतर सकती हैं प्रियंका गांधी, यानी रायबरेली से प्रियंका गांधी तो अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं। कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी के रायबरेली से चुनाव लड़ने की मांग नेता और कार्यकर्ता लगातार कर रहे हैं। रायबरेली में फिर से कई जगहों पर पोस्टर लगाए गए हैं, जिसमें प्रियंका गांधी से रायबरेली सीट से चुनाव लड़ने की अपील की गई है। लोकसभा चुनाव में प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ती हैं, तो प्रियंका गांधी के लिए पहला मौका होगा जब वो लोकसभा चुनाव लड़ रही होंगी। प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ने के साथ ही चुनावी राजनीति में डेब्यू करेंगी। रायबरेली की सीट प्रियंका गांधी की मां सोनिया गांधी द्वारा वहां से चुनाव न लड़ने की घोषणा के बाद खाली हुई है। सोनिया गांधी रायबरेली से 5 बार सांसद रह चुकी हैं, लेकिन खराब स्वास्थ्य और बढ़ती उम्र का हवाला देते हुए सोनिया गांधी ने पिछले महीने रायबरेली के लोगों को चिट्ठी लिखी थी और रायबरेली की जनता से भावुक अपील भी की थी। तब से ही इस बात के कयास लगाए जा रहे थे कि इस बार गांधी परिवार की तरफ से कोई और इस सीट से अपनी किस्मत आजमा सकता है और अब प्रियंका गांधी का नाम सामने आ रहा है। हालांकि कांग्रेस की तरफ से फिलहाल इसका ऐलान नहीं किया गया है। और दिल्ली में आज बीजेपी की अहम बैठक होने जा रही है। बैठक के बाद लोकसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट सामने आ सकती है। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर बीजेपी प्रत्याशियों की दूसरी लिस्ट पर आज महामंथन होने जा रहा है। आज दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की अहम बैठक बुलाई गई है। संभावना है कि बैठक के बाद बीजेपी आम चुनाव के लिए उम्मीदवारों की दूसरी लिस्ट जारी कर सकती है। बैठक की अध्यक्षता जेपी नड्डा करेंगे। इस बैठक में तेलंगाना, कर्नाटक, हरियाणा और महाराष्ट्र को लेकर चर्चा की जाएगी। इससे पहले दिल्ली में 29 फरवरी को भाजपा मुख्यालय में पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हो चुकी है। केंद्रीय चुनाव समिति की इस बैठक से पहले कई उम्मीदवारों की धड़कनें बढ़ गई हैं। पहली लिस्ट में बीजेपी ने चौंकाते हुए कई उम्मीदवार बदल दिए, नए चेहरों को मौका दिया गया था। ऐसे में माना जा रहा है कि बीजेपी की दूसरी लिस्ट में भी सरप्राइज देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में सबसे पहले उन सीटों पर उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया जाएगा जिन सीटों पर दूसरे दलों की तरफ से उम्मीदवारी तय की गई है। बीजेपी ने पहली सीट में 195 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने आज एक बार फिर से महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर मीटिंग की और इस बैठक के बाद महाराष्ट्र की तस्वीर जल्द साफ हो सकती है।
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह महाराष्ट्र के 2 दिनों के दौरे पर हैं। अमित शाह का दौरा ऐसे समय पर हो रहा है जब महाराष्ट्र की सियासत में हलचल तेज है। लोकसभा चुनाव को लेकर महाराष्ट्र में शिवसेना, बीजेपी और एनसीपी गठबंधन के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर मामला फंसा हुआ है। शिवसेना एकनाथ शिंदे गुट 22 और एनसीपी अजित पवार गुट ने 10 सीटों पर दावेदारी की है, जबकि बीजेपी 30 सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। महाराष्ट्र में कुल 48 लोकसभा सीटें हैं, इनमें से 10 सीटों को लेकर मामला फंसा हुआ है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने सीट शेयरिंग के लिए 30-12-6 का फॉर्मूला सुझाया। इनमें से 30 सीटों पर बीजेपी अपने कैंडिडेट उतारेगी। शिवसेना शिंदे गुट के लिए 12 सीटें और एनसीपी अजित पवार गुट के लिए 6 सीटें छोड़ी गई हैं। सीट शेयरिंग को लेकर कल देर रात केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने एकनाथ शिंदे और अजित पवार के साथ मीटिंग की। मीटिंग में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस भी मौजूद रहे। ऐसे में देखना होगा कि आज अमित शाह गठबंधन के बीच सीट शेयरिंग का कोई ऐसा फॉर्मूला तय कर पाएंगे जिस पर तीनों दल एकमत हों। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने बॉलीवुड गायिका आशा भोसले की फोटो बायोग्राफी का विमोचन किया। कार्यक्रम के दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। आशा भोसले की बायोग्राफी का नाम बेस्ट ऑफ आशा है। इस पुस्तक में आशा भोसले की खींची तस्वीरें शामिल की गई हैं। गृह मंत्री अमित शाह के बेस्ट ऑफ आशा भोसले के विमोचन के समय दिग्गज गायिका आशा भोसले काफी भावुक हो गई। इस किताब में आशा भोसले की जिंदगी और गानों को अलग अलग भावों और अलग अलग तस्वीरों के जरिए दिखाया गया। आशा भोसले की यादों को खूबसूरत तस्वीरों के जरिए एक पुस्तक की शक्ल दी गई है, जो अब एक अनमोल दस्तावेज बन गई है। कार्यक्रम के अंत में आशा भोसले इतनी भावुक हो गई कि अमित शाह को देखकर उनके मुख से ये गीत निकल पड़ा। इसमें फोटोग्राफर गौतम राजाध्यक्ष की खींची गई आशा भोसले की तस्वीरें हैं। और हरियाणा से लेकर राजस्थान और यूपी में परीक्षा इंतजामों की कैसे धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और किस तरह का खेल चल रहा है, इस पर देखिए रिपोर्ट। कोई परीक्षा केंद्र की दीवारों पर लटका है, कोई स्कूल की छत से सवालों का जवाब तलाश रहा है, कोई स्कूल की खिड़की से सवालों का जवाब भेज रहा है। ये तस्वीर हरियाणा के नूह की है, जहां 10वीं और 12वीं की परीक्षा में जमकर नकल करवाई जा रही है। नकल में मदद करने वालों को पुलिस बार बार भगाने की कोशिश भी करती है, लेकिन नकल कराने वाले बाज नहीं आते हैं। ये नकल नूह के यासीन मेव सीनियर सेकेंडरी स्कूल और चंद्रावती स्कूल में कराई जा रही है। देश के अलग अलग इलाकों में शिक्षा और परीक्षा में कैसी धांधली हो रही है, उसकी एक तस्वीर यूपी की मेरठ से भी आई है, जहां यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले में एसटीएफ ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। तीसरी खबर 2021 की राजस्थान पुलिस भर्ती परीक्षा पेपर लीक मामले से जुड़ी है। कल एसओजी यानी स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप ने जिन 15 ट्रेनी एसआई को गिरफ्तार किया था, उसमें नागौर के डिप्टी एसपी का बेटा करणपाल भी शामिल था। जयपुर में पेपर लीक के आरोपियों से मारपीट और कोर्ट में पेशी के दौरान आरोपियों से मारपीट की खबर है। कोर्ट में वकीलों ने नारेबाजी और मारपीट की है। एसओजी ने 14 आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जो कि आरोपियों को लेकर पहुंची पेपर लीक के तमाम जो आरोपी हैं, ये आप देख सकते हैं इस बस के अंदर ये जो ट्रेनी एसआई हैं, इनको लेकर यहां पहुंची है एसओजी की टीम। कोर्ट में पेश किया जाएगा और एसओजी की टीम जो है वो रिमांड अब इनसे मांगेगी और कोर्ट से रिमांड मांगने के बाद में इन तमाम आरोपियों को जो है पूछताछ की जाएगी। आप देख सकते हैं कि यहाँ से इन तमाम आरोपियों को उतारा जा रहा है और आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर एडवोकेट यहाँ मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं और एडवोकेट का विरोध यहाँ पर देखा जा सकता है। यहाँ देख सकते हैं कि किस तरीके से जो पुलिस है, तो पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पर मुस्तैदी से खड़ी हुई है। कड़ी सुरक्षा के बीच ये तमाम जो आरोपी हैं, जो कि एसओजी ने इन्हें कोर्ट पेश किया था, 14 आरोपी हैं। ये आप देख सकते हैं कि जो ये पेपर लीक के
जो आरोपी हैं 14 आरोपी इन्हें कोर्ट में पेश किया है और उसके बाद इन्हें दोबारा से यहाँ से एसओजी ले जाया जा रहा है। ये आप देख सकते हैं कि कड़ी सुरक्षा के बीच में इन्हें यहाँ से ले जाया जा रहा है और वकीलों के द्वारा यहाँ फिर से नारेबाजी की जा रही है। और अब बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा का बजट सत्र आज भी हंगामेदार रहा। हंगामा इतना बड़ा कि स्पीकर ने मार्शल बुलाकर कांग्रेस नेताओं को बाहर कर दिया। पंजाब कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सदन में उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जा रहा है। पंजाब विधानसभा में कांग्रेस नेताओं के सदन में बोलने के लिए समय मांगने पर आज जमकर हंगामा हुआ। हंगामा बढ़ता देख स्पीकर कुलतार सिंह संधवा ने मार्शल बुला लिया और कांग्रेसी नेताओं को बाहर निकाल दिया गया। विधानसभा में हंगामे के बाद कांग्रेस नेताओं को बाहर निकाले जाने पर पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष अमरिंदर सिंह ने मीडिया के सामने अपनी बात रखी। हमारी बेइज्जती होने पे कुछ लोग हंस रहे थे। मैंने उनको कहा कि आज मेरी बेइज्जती करवाओगे, कल आपकी होगी। ऐसे मत एक दूसरे के कपड़े उतारिए। हम चुन के आए हैं, हम इस सदन में लोगों की नुमाइंदगी करने के लिए आए हैं। हमें लोगों ने भेजा है, 60,000 लोगों ने चुन के भेजा है। हम उनकी बातचीत करना चाहते हैं। हम किसानों की बातचीत करना चाहते हैं, मजदूरों की बातचीत, व्यापारियों की बातचीत करना चाहता हूं। आप बजट के ऊपर चर्चा मैं कर रहा हूं, मैंने किसी को गाली नहीं निकाली। उन्होंने आरोप लगाया कि मंत्रियों को बिना मतलब खुलकर बोलने का समय दिया जाता है, जबकि हमें अनुपूरक सवालों पर भी बोलने नहीं दिया जाता। एक दिलचस्प खबर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से। पाकिस्तान में शादमान चौक का नाम स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह के नाम पर नहीं रखे जाने को लेकर लाहौर के हाईकोर्ट ने सरकार और जिला प्रशासन से जवाब तलब किया है। लाहौर हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति शम्स महमूद मिर्जा ने अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए पंजाब के मुख्य सचिव और लाहौर के डिप्टी कमिश्नर से 26 अप्रैल तक जवाब मांगा है, जिसमें शादमान चौक का नाम बदलकर भगत सिंह चौक करने के आदेश का पालन नहीं किया गया। शादमान चौक वही स्थान है जहां ब्रिटिश शासकों ने स्वतंत्रता सेनानी भगत सिंह को फांसी दे दी थी। ये अवमानना याचिका भगत सिंह मेमोरियल फाउंडेशन के अध्यक्ष इम्तियाज राशिद कुरैशी ने दाखिल की है। याचिका में 2018 की अदालत के आदेश को लागू न करने पर सवाल उठाए गए हैं। याचिका में दलील दी गई है कि भगत सिंह उप महाद्वीप के स्वतंत्रता सेनानी थे, अपने साथियों के साथ जान दे दी थी। जिन्ना ने श्रद्धांजलि देते हुए तारीफ की थी, कहा था उप महाद्वीप में भगत सिंह जैसा कोई नहीं। याचिकाकर्ता ने शादमान चौक का नाम भगत सिंह के नाम पर रखने और मूर्ति स्थापित करने की मांग करते हुए कहा है कि पड़ोसी देश भारत में अकबर रोड, शाहजहां रोड और बहादुर शाह रोड जैसे मुस्लिम शासकों के नाम पर कई सड़क और रास्ते हैं। भारत ने भी अलीगढ़ विश्वविद्यालय के संस्थापक सर सैयद अहमद खान की तस्वीर वाले टिकट प्रकाशित किए थे और उनकी प्रतिमा भी भारत में स्थापित की गई है। और इसी के साथ ही वक्त एक ब्रेक का। आप देखते रहिए TV9 भारतवर्ष।